हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अचीवर्स पॉइंट स्टडी चैनल की तरफ से मैं विष्णु बेनीवाल एक और नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीडियो आपकी हिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के थीम नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पार्ट 5 जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो आप इस चैनल पर देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे और इसका जो कंटेंट है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अचीवर्स पॉइंट के स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया है वो इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तब इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसमें है कि रोल ऑफ वीमेन इन मुग़ल पीरियड। ठीक है कि मुग़ल पीरियड के अंदर और ख़ास करके मुग़ल डायनेस्टी के अंदर जो वीमेन का क्या रोल था, औरतों का क्या रोल था, मुग़ल प्रिंसेस का क्या रोल था, मुग़ल जो क्वीन थी यानी बेगम थी उनका क्या रोल था, वो सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मुग़ल एम्पायर के अंदर रॉयल फैमिली की वुमन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नूरजहां के बारे में। ठीक है कि इतिहास अपने आप का खुद गवाह है कि जो बेगम नूरजहां थी, जहांगीर की पत्नी, मुग़ल बादशाह जहांगीर की पत्नी, उसका एम्पायर के गवर्नेंस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यानी पूरे साम्राज्य की देखरेख में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। और मुग़ल एम्परर यानी कि जहांगीर को अपने पूर्ण प्रभाव के अंदर, पूर्ण रूप से अपने प्रभाव के अंदर लाने के बाद जो नूरजहां थी उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, प्रशासन की लगाम जो है वो अपने हाथ में ले ली और उन्होंने एम्परर जहांगीर के साथ, मुग़ल बादशाह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में आना भी शुरू कर दिया। और नूरजहां का नाम जहांगीर के नाम के साथ सिक्कों पर भी खुदाया जाने लगा था। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थी ये लेडी। ठीक है कि नूरजहां का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और जब भी कोई सम्राट की तरफ से कोई भी फरमान जारी किया जाता दरबार में से, तो एम्परर के सिग्नेचर के साथ नूरजहां के भी सिग्नेचर होने स्टार्ट हो गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लेडी जो है कितनी प्रभावशाली थी। ठीक है और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की पावर जो है पूर्ण रूप से नूरजहां के हाथों में आनी आरंभ हो गई थी, पूर्ण रूप से नूरजहां के हाथों में केंद्रित थी। नूरजहां जो कहती थी वही होता था। ठीक है और कुछ भी फरमान जारी करने से पहले निसंदेह अगर सिग्नेचर इसके होंगे तो इससे सलाह मशवरा भी किया जाता होगा। दूसरे आगे हम पढ़ेंगे जहानारा और रोशनारा। ठीक है नूरजहां के बाद जो मुग़ल रूलर्स की क्वींस थी और प्रिंसेस यानी राजकुमारियां थी, बेगम और राजकुमारियां थी, उन्होंने महत्वपूर्ण ऑफिशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, अपने नियंत्रण में रखना शुरू कर दिया। ठीक है कि शाहजहां की जो बेटियां थी रोशनारा और जहानारा, उनकी एनुअल इनकम जो है किसी भी हाई इंपीरियल मनसबदार से कम नहीं थी किसी भी तरह से। ठीक है कि शाहजहां की बेटियां जहानारा और रोशनारा की वार्षिक आय किसी भी तरह से बड़े ऊंचे इंपीरियल मनसबदार से कम नहीं थी। इसके अतिरिक्त जहानारा ने तो जो है सूरत का जो पोर्ट सिटी था, बंदरगाह थी सूरत शहर में, वहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जो उस समय ओवरसीज ट्रेड का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है ये मुंबई तो बाद में डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज। और ये जो संसाधन इनके हाथ में आ गए थे, धन इनके हाथ में आ गए थे, इस कारण से मुग़ल घराने की जो औरतें हैं उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना और ये गार्डन्स बनाने की इंस्पिरेशन जो है उनके अंदर जागृत होने लगी। जहानारा ने, शाहजहां ने जब नई कैपिटल बनाई थी शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर, तो उसके बहुत से आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर खास इंटरेस्ट जहानारा ने लिया। ठीक है और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था डबल स्टोरेज कारवां सराय। ठीक है कि एक जो व्यापारिक कारवां जाते थे उनके ठहरने के लिए इन्होंने एक 2 मंजिला कारवां सराय बनाया था, जिनके अंदर एक कोर्टयार्ड और एक गार्डन भी था, एक बगीचा भी था। ठीक है ये जहानारा के द्वारा बनवाया गया था।
ठीक है। और चांदनी चौक जो दिल्ली के अंदर जो बाजार बहुत फेमस है आज के समय में भी, ये भी जहानारा के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नूरजहां ने जो प्रथा शुरू की वो आगे से नेक्स्ट जनरेशन चलती ही जा रही है, ठीक है। उसके बाद गुलबदन बेगम, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुलबदन बेगम के बाद। सेवरल वुमेन ऑफ मुगल हाउस होल्ड वर हाईली टैलेंटेड एंड लर्न। बहुत सी मुगल घराने की बहुत सी औरतें जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और पढ़ी लिखी थी, और उनमें से एक थी गुलबदन बेगम। ये मुगल बादशाह, पहले मुगल बादशाह बाबर की लड़की, दूसरे मुगल शाह हुमायूं की बहन, और तीसरे मुगल बादशाह अकबर की जो है वो बुआ थी, आंट थी, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने मुगलों के घरेलू संसार के बारे में एक बुक लिखी जिसको हम हुमायूं नामा के बारे में जानते हैं, हुमायूं नामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गुलबदन बड़े ही फ्लुएंटली तुर्किश और फारसी भाषा दोनों के अंदर बड़े फ्लुएंटली वो लिख सकती थी, ठीक है। और जब अकबर ने अबुल फजल को अपने समय का इतिहास लिखने का आदेश किया, तब अकबर ने अपनी आंट गुलबदन बेगम से बाबर और हुमायूं के समय की अपनी यादें, मेमोइर्स जो है वो अबुल फजल को रीटोल्ड करने के लिए कहा, याद करके बताने के लिए कहा, ताकि अबुल फजल अकबरनामा को लिखते समय उन मेमोइर्स का यूज़ कर सके। गुलबदन बेगम किसी भी तरह से मुग़ल बादशाहों की प्रेज़ के अंदर, यूओलॉजी के अंदर नहीं लिखती थी, ठीक है। क्योंकि ये कोई कोर्ट हिस्टोरियन तो थी नहीं, ये एक मुग़ल हाउस होल्ड की एक लेडी थी, तो इसके ऊपर मुग़ल बादशाह का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था, कोई डर नहीं था, इसलिए इसने जो सच्चाई थी वो लिखी। लेकिन जो क्रॉनिकल राइटर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनके ऊपर मुग़ल बादशाहों का पूर्ण रूप से प्रभाव होता था, तो ऑब्वियसली वो बादशाह के खिलाफ या उनकी गलत नीतियों के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, ठीक है। इसलिए जो ये गुलबदन बेगम थी, उन्होंने क्या किया, शी रादर डिस्क्राइब्ड द कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन अमंग द प्रिंसेस एंड किंग्स, ठीक है। इसके बदले में मुग़ल जो ये लेडी थी गुलबदन बेगम, उसने मुग़ल राजकुमारों और राजाओं के बीच में जो टेंशन और झगड़े, कन्फ्लिक्ट होते थे, उसके बारे में लिखा। She also wrote about the elderly women of the family as mediator in resolving these conflicts। और उसने यह भी लिखा कि इस मुग़ल घराने की जो बुजुर्ग औरतें होती थी वो ऐसे झगड़ों को रिजॉल्व करवाने में एक मीडिएटर का काम करती थी, ठीक है। ये एक तरह से वो बिचौलिए का काम करती थी, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मुग़ल हाउस होल्ड की जो औरतें थी उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी और रिसोर्सेज के ऊपर भी। आगे हम पढ़ते हैं कि मुग़ल एम्पायर के अंदर जो ऑफिशियल्स, इंपीरियल ऑफिशियल्स होते थे, उनकी भर्ती कैसे की जाती थी। मुग़ल नोबिलिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मुग़ल उच्च वर्ग के बारे में, ठीक है। मुग़ल स्टेट का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ था कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, यानी उनकी सेना, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज नोबिलिटी बाई हिस्टोरियन, और इतिहासकारों के द्वारा इसे नोबिलिटी कहकर भी बुलाया जाता था, ठीक है। इंपीरियल ऑफिसर्स जो होते थे उनको कोर्ट हिस्टोरियन जो है एक गुलदस्ता कहकर बुलाते थे, जो कि एम्परर के प्रति वफादारी के रिश्ते से जुड़े होते थे, ठीक है। जितने भी इंपीरियल ऑफिसर्स होते थे उनको कोर्ट हिस्टोरियन जो है वो गुलदस्ता, यानी बुकी ऑफ फ्लावर्स का बुकी जो है गुलदस्ता कहकर बुलाते थे, जिसको सम्राट के प्रति वफादारी एकजुट करके रखती थी, हेल्ड टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबरनामा के अंदर अबुल फजल ने जो इंपीरियल ऑफिशियल्स के रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, मुग़ल अंपायर के अंदर नोबिलिटी की रिक्रूटमेंट जो है डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से की जाती थी, अलग अलग सामाजिक और धार्मिक समूहों से इनकी भर्ती की जाती थी, और यह केवल इसलिए किया जाता था कि कोई भी ग्रुप इतना बड़ा ना हो जाए जो राज्य की सत्ता को चैलेंज खड़ा कर दे, ठीक है। यानी किसी भी एक ग्रुप को वो ज़्यादा
ज़्यादा उसमें से नोबिलिटी को भर्ती नहीं करना चाहते थे, अपने उच्च अधिकारी उसी में से भर्ती नहीं करना चाहते थे, जिससे प्रशासन पर उनका पूरा होल्ड हो जाए और कल को वो राजा के प्रति जो है चैलेंज बन जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसलिए अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से नोबिलिटी को भर्ती किया जाता। अकबर के रूल के अंदर जब अकबर का शासन था तो ईरानी और तुरानी नोबल जो है वो इंपीरियल सर्विस के अंदर भर्ती किए जाते थे। ईरानियर और तुरानी दोनों ही उन परिवारों से बिलोंग करते थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे या अकबर के सिंहासन पर बैठने के बाद यहाँ आए थे। ठीक है, कि अकबर के समय के अंदर ईरानी और तुरानी लोग ज़्यादा इंपीरियल सर्विस में भर्ती किए जाते थे और ये ईरानी और तुरानी उन्हीं परिवारों से बिलोंग करते थे जो हुमायूं के साथ 1555 में वापस जब उन्होंने भारत पर हमला किया तो उस समय उसके साथ आए थे या अकबर के सिंहासन पर काबिज होने के बाद ये लोग भारत आए थे। ठीक है, और इंडियन ओरिजिन के 2 रूलिंग ग्रुप थे जिनको इंपीरियल सर्विस के अंदर शामिल किया जाने लगा था 1560s से, एक राजपूत और दूसरा इंडियन मुस्लिम, जिनको शेख ज़्यादा कहकर बुलाते थे। ठीक है, यानी कि ये 2 इंडियन ओरिजिन हो गए। अब राजपूतों को और इंडियन मुस्लिम को भी 1560 के बाद इस इंपीरियल सर्विस के अंदर शामिल किया जाने लगा। सबसे पहले नोबिलिटी को ज्वाइन करने वाले थे राजपूत मुखिया राजा भाड़मल कशवाहा, आमेर के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने बाद में अपनी बेटी की शादी 6 फरवरी 1562 को जो है अकबर के साथ की थी। ठीक है, और हाई हिंदू कास्ट के जो मेंबर थे, हाई हिंदू कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग जो एजुकेशन और अकाउंटेंसी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उनको भी मुगल किंग के द्वारा प्रमोट किया जाता था। ठीक है, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता था ताकि उनको देखकर और ज़्यादा लोग पढ़ना लिखना सीखे वगैरह वगैरह। ठीक है, और राजा के अंदर, और मेन बात तो ये थी कि जब हिंदू कम्युनिटी के लोग जब इंपीरियल सर्विस में शामिल होंगे तो हिंदुओं का भी विश्वास दरबार से जुड़ जाएगा, ये भी एक बड़ा कारण था। ठीक है, एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर राजा टोडरमल जो थे वो एक खत्री कास्ट से बिलोंग करने वाले थे, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, यानी कि राजपूतों के अलावा खत्री कास्ट से बिलोंग करने वाले राजा टोडरमल, जिनको एजुकेशन और अकाउंटेंसी के अंदर अच्छा ज्ञान था, उनको उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बोलते हैं कि मुगल कोर्ट के अंदर ईरानियों का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उनको भी जहांगीर के शासन के दौरान हाई ऑफिसेस दिए जाने लगे थे। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसेस या बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स इनको दिए जाने लगे। और यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि नूरजहां जो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली रानी थी, जहांगीर की जो पत्नी थी, वो एक ईरानियन थी। तो ऑब्वियसली जो है उसके प्रभाव के कारण ईरानियन को जो है इंपीरियल सर्विस के अंदर शामिल किया जाता रहा होगा। ठीक है, और शाहजहां के समय के दौरान, शाहजहां के शासन के दौरान जो नोबल्स लोगों की संख्या है, उच्च वर्ग की जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और ख़ास करके धार्मिक और जातीय नज़रिए से अगर हम देखें तो जितने मनसबदार थे उनमें से 4/5 जो थे, यानी कि तकरीबन 80% मनसबदार जो थे वो मुस्लिम थे और हिंदू मनसबदारों की संख्या केवल 20% थी और उनमें से ज़्यादातर राजपूत होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक नया ग्रुप भी मुगल नोबिलिटी के अंदर जो है इस समय के दौरान, शाहजहां के समय के दौरान जो है शामिल किया गया, और वो था दक्षिणी नोबल। दक्षिणी मतलब दक्षिण भारत के जो उच्च वर्ग के लोग थे। ठीक है, और उस समय में 8 दक्षिणी मुस्लिम नोबल थे और 10 मराठा नोबल थे। ठीक है, यानी कि टोटल 18 दक्षिणी नोबल थे। ठीक है, और मराठाओं को नोबल्स के अंदर शामिल करना इस तरफ इशारा करता है कि मराठाओं का जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे मजबूर होकर मुगल बादशाह को भी अपनी नोबिलिटी के अंदर मराठाओं को शामिल करना पड़ा। ठीक है, तो ये वो समय था जब मराठा पावर जो है वो राइज हो रही थी। ठीक है, औरंगजेब ने राजपूतों को हाई पोजीशन पर रखा। ठीक है, और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि औरंगजेब का एटीट्यूड जो था राजपूतों के प्रति जो है ज़्यादा मित्रतापूर्ण नहीं था जैसा कि अकबर का था। ठीक है, तो औरंगजेब में हालांकि जो राजपूतों की संख्या है वो कम नहीं की, लेकिन उनकी प्रमोशन को उसने जो है रोक दिया। ठीक है, उनकी प्रमोशन देना उनको कम कर दिया। उसके बाद जो है
जो दक्षिणी नोबल है उनकी संख्या जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ने लग गई जब औरंगजेब के शासन का जब सेकंड हाफ था, उस समय खास करके उसकी एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी के कारण, यानी उसकी विस्तारवादी नीति के कारण जो है दक्षिणी नोबल्स को काफ़ी संख्या में उनके इंपीरियल सर्विस के अंदर शामिल किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंपीरियल सर्विस एक तरह से पावर, वेल्थ और हाई स्टेटस को गेन करने का साधन थी, एक मीन था, ठीक है। और रैंक के अंदर बदलाव करना, टाइटल किसको क्या देना है, किसको कहाँ पोस्टिंग देनी है, कौन से हाई रैंक के ऑफिसर को कहाँ पोस्टिंग देने हैं, ये सारा काम एम्परर खुद के द्वारा रिव्यू किया जाता था एक बार, यानी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एम्परर इसको रिव्यू करता था कि किसको कहाँ ड्यूटी देनी है, कौन सा रैंक देना है, कौन सा टाइटल देना है, ठीक है। तो आज हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके अंदर पढ़े हैं, एक तो रोल ऑफ वीमेन और दूसरा रिक्रूटमेंट इन मुगल नोबिलिटी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको अचीवर्स पॉइंट के स्टडी चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखिएगा। थैंक यू।